Hey everybody, how are you? So welcome back to my channel UPSC Feeds once again. So today we are going to cover inflation topic. So ये अभी inflation जो economics में है ये cover करने वाले हैं और ये video होगी approx 15 minutes की and we will cover whole inflation. Okay. So without any further ado, I would like to start the video, but before that, please like, subscribe and share my channel as much as possible. Okay. So let me start now. ओके तो सबसे पहले आप यहाँ पर डेफिनेशन देख लो सस्टेन राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओके here it is said that sustained rise in the general price level. It is talking about general price level, not for a specific commodity, not for a specific product. Okay, so product specific नहीं है. It means that यहाँ पर generally मतलब सारे prices में थोड़ा बहुत increase हो रहा है. You can see that increasement in every product there, not for every but generally जो price level जो basket में होते हैं वो सारे product में अगर increase हो रहा है तो उसको बोलते हैं inflation. Okay. Then we have types of inflation based on causes के criteria से हम देखते हैं types of inflation. We have three types of inflation that is demand pull inflation, cost push inflation and structural inflation. Okay, अब इन तीनों में differences हम देख लेते हैं नीचे क्या है. सबसे पहले meaning देख लेते हैं क्या है. Demand pull में क्या होता है, demand is greater than supply. ओके सो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सप्लाई से ज़्यादा हो गई है, तो उसे बोलते हैं. यहाँ पर हम ये भी बोलते हैं दैट टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स. इट मीन्स दैट डिमांड जो है वो ज़्यादा मतलब यू मीन लाइक गुड्स आर वेरी लेस. ओके मीन्स यू कैन से दैट पर्टिकुलर कोई कमोडिटी है जिसका यू कैन से उसके नंबर ऑफ सप्लायर्स कम है. ठीक है, डिमांड उसकी कम हो चुकी है, डिमांड मतलब हो गई है एंड टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स यू कैन से. सो यहाँ से आप समझ सकते हो. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूँ तो सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन होता है, इसको हम अनदर नेम में भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पर कॉस्ट पुश में क्या होता है, कॉस्ट पुश में क्या होता है कि यहाँ पर सप्लाई कम हो जाती है. ठीक है, सप्लाई कम हो गई किसी कमोडिटी की, सपोज दैट प्रोडक्ट्स की, उसे बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. सो रिडक्शन इन एग्रीगेट सप्लाई, यू कैन सी रिडक्शन हो रहा है एग्रीगेट सप्लाई में एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ इनपुट्स. हो सकता है इनपुट्स के प्राइसेस में इंक्रीज हो गया हो, रॉ मटेरियल्स महंगे हो गए हो. ठीक है, लोगों का कंजम्पशन पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे सप्लाई में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है एंड दैट्स वाई सप्लाई कम हो जाती है और इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. एंड थर्ड वी हैव स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, बॉटल नेक इन्फ्लेशन भी से बोलते हैं. ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल वीकनेसेस सच एज यू कैन से सप्लाई बॉटल नेक, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की वजह से जब इन्फ्लेशन आता है तो उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन. ठीक है, और इसको बॉटल नेक इन्फ्लेशन भी बोलते हैं. यू कैन से बॉटल नेक इन्फ्लेशन तब होता है जब डिमांड तो सेम रहता है, डिमांड सेम बट सप्लाई डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली यू कैन से. ठीक है, ओके. देन वी विल लुक एट कॉजेज क्या होता है, किसकी वजह से ये सारे इन्फ्लेशन हो गए हैं, आप देख लो यहाँ पर. सो इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मे बी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हो गया है, दैट्स वाई आप कह सकते हो कि डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. ठीक है, तो डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, सप्लाई कम हो चुकी है, डिमांड बढ़ चुकी है क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में उन्होंने ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है. मतलब वो ज़्यादा मनी लोगों के हाथों में आ रहा है, तो क्या होगा, तो उसकी वजह से लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे. ठीक है, तो दे विल एक्सपेंड मोर, सो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो फिर सप्लाई साइड से इश्यूज़ होने स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, सेकेंड रीज़न कुड बी राइजिंग इन पॉपुलेशन, हो सकता है पॉपुलेशन में राइज हो रहा हो. ठीक है, थर्ड रीज़न कुड बी इंक्रीज इन ब्लैक मनी, हो सकता है ब्लैक मनी में इंक्रीज हो रहा हो. ठीक है, ब्लैक मनी में इंक्रीज होने की वजह से भी यहाँ पर आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो जब ब्लैक मनी सबके पास है तो यू कैन से डिमांड विल इंक्रीज एंड सप्लाई विल डिक्रीज. चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न, अभी जो मैंने बोला था ऊपर कि हो सकता है खाने पीने वाली चीज़ों में लोग चेंज कर रहे हो, दैट्स वाई. एंड हो सकता है राइज इन इनकम हो गया हो, मतलब लोगों की इनकम बढ़ गई हो. पीपल ईट सर्टेन फूड मोर फ्रीक्वेंटली, फॉर एग्जांपल प्रोटीन रिच जो फूड्स होते हैं उनको ज़्यादा खाते हैं, तो मतलब हो सकता है किसी स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ लोगों का ज़्यादा टिल्टेशन हो. इंक्रीज वेजेस, डिक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम यू कैन से, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स. ओके, तो एक्सपोर्ट में इंक्रीज हो गया हो, इम्पोर्ट में मतलब यू कैन से डिक्रीज हो गया हो. सो दैट्स वाई कुछ भी कॉजेज, ये सारे कॉजेज हैं. ठीक है, इन सब की वजह से आपका क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा. डिमांड आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जिसकी वजह से सप्लाई कम हो जाएगी. ओके, सो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होगा तब भी. ओके, देन वी हैव
सेकंड कॉस्ट पुश, इसके कॉजेज देख लेते हैं। हो सकता है वेजेस में राइज हो गया हो, ठीक है। इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया हो उसकी वजह से। इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंक्रीज हो गया हो, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेड प्राइस, दैट इज एमएसपी बढ़ गई हो, या फिर रिडक्शन ऑफ सब्सिडीज हो गया हो। इसकी वजह से जो सप्लाई है वो आपकी सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन, ठीक है। तो सप्लाई आपकी जो है वो आपकी, ठीक है, कम हो गई है। तो बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्राइस ऑफ इनपुट्स, रिडक्शन इन एग्रीगेट सप्लाई, ओके। देन होर्डिंग स्पेकुलेशंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड देन वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक सच एज लैक ऑफ प्रॉपर रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर स्कैरसिटी। तो मैंने यहाँ पर बोला था ना, डिमांड जो है आपकी सेम रहेगी, बट जो आपका सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी सिग्निफिकेंटली। बॉटलनेक स्ट्रक्चरल इसी को बोलते हैं। अब देख लो आप, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई थी ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की वीकनेसेस की वजह से भी अगर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है तब ये वाली इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर वही लिखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक सच एज लैक ऑफ प्रॉपर रोड्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर नहीं है, फ्लक्चुएशन ड्यू टू सीजनल एंड साइक्लिकल रीजंस भी हो सकता है, पेल मॉनसून, ठीक है। एंड हाई नंबर ऑफ मिडिल मैन हो सकता है इसकी वजह से। कार्टेलाइजेशन आपको पता है ना, एंड पीपल सेट द प्राइस बाई कोल्यूडिंग विद ईच अदर। तो एक दूसरे से मिलकर वो प्राइस को सेट कर ले रहे हैं, एंड दे विल ऑलवेज सेट द प्राइस हायर देन मार्केट प्राइस, ठीक है, हायर और मोर देन मार्केट प्राइस, यू कैन से। So this is the thing. And then we have types of inflation based on the rate of inflation. Rate of inflation मतलब जितना inflation level है उस हिसाब से उसके basis पे हम देखते हैं types of inflation कौन कौन से होते हैं। तो we have one creeping, second trotting, third hyper, ठीक है। creeping में क्या होगा, धीरे धीरे inflation आ रहा है, creepily आ रहा है। 1% to 5% जब रहता है उसे बोलते हैं creeping inflation, ठीक है। referred to as manageable and sometimes inevitable। क्योंकि ये manageable होता है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा नहीं है, creeping कर रहा है मतलब धीरे धीरे आ रहा है, तो ये manageable होता है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है inevitable इन अ ग्रोइंग इकॉनमी, मतलब वहाँ पर ज़रूरी होता है लाइक inevitable, वो होगा ही होगा इतना इन्फ्लेशन। तो ये सारी चीज़ें। ट्रॉटिंग क्या होगा, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन 5 to 10% जब होता है उसे ट्रॉटिंग बोलते हैं। तो ये कब होता है, लाइक जब इतना होता है तो हम इसे ट्रॉटिंग बोलते हैं, लेकिन अगर ये कंट्रोल नहीं होगा तो इसे फिर गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोलेंगे, ठीक है। इफ़ नॉट कंट्रोल्ड देन कॉल्ड एज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। एंड ये वर्जन हो सकता है, मे वर्जन इनटू रन अवे इन्फ्लेशन, मतलब बहुत बुरी कंडीशन हो सकती है अगर यहाँ से इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो। थर्ड क्या होता है, ये हाइपर, लाइक इट्स हाइपर, एक्सीड्स 50%, यू कैन सी द नंबर 50%, सो मच हियर फॉर अ पीरियड ऑफ मंथ। एक महीने में अगर 50% से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है इन्फ्लेशन, तो उसे बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। और ये इट इज़ अ वेरी हाई विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मतलब एक ही महीने में इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, यू कैन से, तो बहुत ज़्यादा हो गया है विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इट रैपिडली रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ करेंसी की वैल्यू रैपिडली रिड्यूस होती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ठीक है। इकॉनमी पूरी तरह से शट डाउन हो सकती है। ओके, देन वी हैव इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. Let me see once. So recession in some of the sectors. Price of the certain goods increases, their demand decreases, then recession वहाँ हो जाएगा, ठीक है। एंड देन वी हैव वेजेस अगर कांस्टेंट है तो परचेजिंग पावर जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, एडवर्सली इम्पैक्ट द वेज अर्नर्स। तो आप देख रहे हो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या है, वो क्या प्रॉब्लम कॉज करता है। तो आप देख लो, रिसेशन हो जाता है सम ऑफ द सेक्टर, कुछ सेक्टर्स में, और ये वेज अर्नर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बैड होता है, इट्स रियली बैड, बिकॉज अगर कांस्टेंट है काफ़ी टाइम तक तो परचेजिंग पावर जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। एंड डिस्टॉर्शंस क्रिएट करता है इन द प्रोडक्शन पैटर्न्स में भी। सो प्रोडक्शन शिफ्ट होता है फ्रॉम एसेंशियल टू नॉन एसेंशियल गुड्स में जो है प्रोडक्शन शिफ्ट हो जाता है, बिकॉज ये डिस्टॉर्शंस भी क्रिएट करता है, यू कैन से। इम्पैक्ट ग्रोथ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फॉर इंडस्ट्री, ओके। टू कर्व इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंक्रीज़ करते हैं, फिर क्रेडिट क्रंच आ जाता है, वहाँ से ग्रोथ डिक्रीज़ हो जाती है, ओके। सो मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, साथ में कैपिटल की भी कॉस्ट बढ़ जा रही है, तो साथ में फिर क्या होगा, क्रेडिट क्रंच, मतलब पैसों की कमी हो जाना। उसके बाद क्या होता है, ग्रोथ में रिडक्शन आप देख सकते हो। इम्पैक्ट एक्सपोर्ट में भी होगा, एक्सपोर्ट को भी इम्पैक्ट करता है। कॉस्टलियर गुड्स रहेंगे तो वो डिस्करेज करेगा फॉरेन इम्पोर्टर्स को, और एक्सपोर्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इंपोर्ट को भी इम्पैक्ट करता है, बिकॉज चीपर इम्पोर्टेड गुड्स जो है, तो इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर अगर गुड्स महंगे हैं तो बाहर से लोग इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तो इंपोर्ट इंक्रीज होगा, और दैट विल बी बैड फॉर डोमेस्टिक इकॉनमी, यू कैन से, ओके। सो एडवर्स इम्पैक्ट ऑन फॉरेन
फॉरेन एक्सचेंज पे भी होगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख लो। डिस्करेज सेविंग्स को भी डिस्करेज करता है ये, ठीक है। क्रिएट्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ओके। पुअर पुअर जो है और पुअर हो जाएंगे। स्पेकुलेटर्स एंड ब्लैक मार्केट इनकम उनकी इंक्रीज हो जाएगी, जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उनकी इनकम इंक्रीज होने लगेगी। इम्बैलेंस होगा इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ओके। सो ये सारी चीज़ें। ब्रीड्स करप्शन होगा, इनकरेजेस ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, ये सारी चीज़ें में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। इंक्रीज फिजिकल डेफिसिट, कॉस्टलियर बोरोइंग होगा फॉर द गवर्नमेंट के लिए, फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज होगा। तो बहुत सारे आप देख रहे हो नुकसान है। देयर इज अ लॉट ऑफ लैकुनाe इन द इन्फ्लेशन। अगर होता है तो इम्पैक्ट बहुत सारे हैं, यू कैन से, ओके। Then we have some measures to curb inflation. Let's see it. So we have three types of measure. You can say three measures to curb inflation. Okay. सबसे पहला monetary, second fiscal, third administrative. तो monetary measures कौन लेती है? By Central Bank of India, that is RBI in case of India. अब ये पॉलिसीज कुछ अप्लाई करते हैं लाइक कॉन्ट्रैक्शनली और डियर मनी पॉलिसी। इसमें क्या होता है, मनी सप्लाई को रिड्यूस कर देते हैं, और टूल्स इसके होते हैं CRR, SLR, इन सब के थ्रू। रेपो रेट आप बढ़ा देंगे, CRR बढ़ा देंगे, SLR, कुछ इन सब में डिफ्रेंशिएशन करके आपका मनी सप्लाई वो रिड्यूस कर देंगे ताकि इन्फ्लेशन कम हो जाए, ठीक है। ऑल्सो क्वालिटेटिव कंट्रोल मेथड्स है हमारे पास, रीजिंग मार्जिन ऑफ लोन, ओके। सो लिमिटेशंस क्या है मॉनेटरी मेजर्स के? सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन कॉज बाय कॉस्ट पुश फैक्टर्स, ओके। हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है, रिड्यूस्ड, जब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तो वो रिड्यूस कर देता है फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर, ठीक है। तो वो बेसिकली वो वहाँ पर क्रेडिट वहाँ पर कम हो जाता है जो प्रोडक्टिव सेक्टर है, तो जिसकी वजह से ग्रोथ भी डाउन हो जाती है, ओके। लार्ज प्रेजेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर, ओके। तो आपको पता है बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर हैं, उसकी वजह से भी ये प्रोसीजर जो है, ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया मॉनेटरी मेजर्स ये वर्क नहीं करता है, ओके। देन वी हैव फिजिकल मेजर्स टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू फिजिकल पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी जिसे बोलते हैं, उसके थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। और यहाँ पर क्या होगा कि अब इसको फॉलो कैसे करते हैं, बजटरी पॉलिसी में क्या क्या करते हैं ये? डायरेक्ट टैक्सेस में इंक्रीज कर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में डिक्रीज कर देते हैं, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में भी डिक्रीज हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे थोड़ा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन डाउन हो जाता है। देन लिमिटेशंस ऑफ फिजिकल मेजर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके क्या लिमिटेशंस हैं? इंक्रीजिंग डायरेक्ट टैक्सेस डिस्करेज स्पेंडिंग, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्सेस अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो उसकी वजह से स्पेंडिंग में डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से लोग खर्चा कम करेंगे, ग्रोथ भी कम होगी, उसके साथ में जीडीपी भी डाउन हो जाएगी, ठीक है। डिक्रीज कर देंगे अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में अगर रिडक्शन होगा तो पॉलिटिकल कॉन्स्ट्रेंट्स पहली बात तो बढ़ेंगे। सेकंड क्या होगा, एक्सपेंडिचर ऑन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स, जो क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एक्सपेंडिचर जो है कैन नॉट बी रिड्यूस सडनली। आपको पता है कि क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स में जो एक्सपेंडिचर होता है वो सडनली रिड्यूस नहीं किया जा सकता, क्योंकि दैट्स द इम्पॉर्टेंट सेक्टर फॉर द कंट्री। सो ये सारी चीज़ें हैं। थर्ड क्राइटेरिया क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। अब इसमें क्या करते हैं, कुछ लाइक एक्सपोर्ट बैन करते थे, बैनिंग ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स लाइक एडिबल ऑयल, अनियन, पल्सेस, इन सब में थोड़ा सा क्या करेंगे, बैन कर देंगे एक्सपोर्ट में। तो उसकी वजह से थोड़ा इन्फ्लेशन कम होगा। तो जो चीज़ें मतलब उस टाइम रहेंगी, लाइक जिन चीज़ों की वजह से इन्फ्लेशन हुआ रहेगा, उन चीज़ों को लिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में। और यहाँ पर क्या करेंगे, स्ट्रेंथन कर देंगे पीडीएस सिस्टम टू रिड्यूस लीकेजेस, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस करेंगे होर्डिंग पे यानी स्पेकुलेशंस पे, और इम्पोर्ट ऑफ कमोडिटीज़ विच आर इन शॉर्ट सप्लाई, उन सबको देखेंगे, ठीक है। इम्पोजिंग टेम्प्रेरी बैन कर देंगे ऑन ट्रेडिंग पे इन द फ्यूचर इन सम ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज़। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। देन मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें तो वी हैव टू criteria through which we measure. First we have wholesale price index, second we have consumer price index, और यही होता है हमारा हेडलाइन मेजर, ठीक है। हेडलाइन जो आपको पता चलता है, जो आपको दिखता है कि इतना इन्फ्लेशन है, इतना ज़्यादा है, तो वो CPI के थ्रू ही मेजर किया जाता है, ओके। अब होलसेल में क्या होता है, होलसेल प्राइजेस जो होती हैं सेलेक्टेड गुड्स की, आपको पता होना चाहिए कि WPI में सर्विसेज नहीं होती, ठीक है। तो फ्रॉम सेलेक्टेड मार्केट वो सारी चीज़ें ली जाती हैं, तो सेलेक्टेड गुड्स होते हैं फ्रॉम सेलेक्टेड मार्केट्स एंड कॉन्स्टिट्यूट 3 मेजर ग्रुप्स होते हैं। प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, ये इंपॉर्टेंट होता है इसमें, एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो प्राइमरी का कितना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, 22.6, फ्यूल एंड पावर का 13.1, मैन्युफैक्चर्ड का 64.2। और ये एस्टिमेट कौन करता है, बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये याद रखना है आपको। बेस ईयर क्या होता है, 2011-12, अभी ये चेंज होके 2022-23 हो चुका है, ठीक है। आपको ये याद रखना है।
एंड देन इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट इंक्लूडेड वाइल एस्टिमेटिंग द WPI। इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स में। डजंट अकाउंट फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भी जो प्रोडक्ट्स होता है उसको भी अकाउंट नहीं करते हैं यहाँ पर। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये कैलकुलेट होता है एट द कंज्यूमर लेवल। ठीक है, हम आप जैसे कंज्यूमर हैं तो हम सब के लेवल पे ये थोड़ा सा ये इसको कैलकुलेट किया जाता है। एज वाइड डिस्पैरिटीज इन द कंजम्पशन मार्केट फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ कंज्यूमर, 4 CPIs अडॉप्टेड बाय इंडिया। 4 CPIs हैं जो इंडिया में डिफरेंट सेगमेंट्स के थ्रू हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, CPI एग्रीकल्चरल लेबर एंड CPI रूरल वर्कर्स। ओके, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं CPI इंडस्ट्रियल वर्कर। मेनली यूज़ करते हैं इसको फॉर डिटरमाइनिंग डियरनेस अलाउंस जो होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए होता है ये। और ये डियरनेस अलाउंस क्या होता है, बेसिकली ये कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट होता है यूगन से। तो मतलब थोड़ा गवर्नमेंट जो है आपको मनी प्रोवाइड कराती है ताकि कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका एडजस्ट हो सके। तो ये अलाउंस की तरह होता है। डियरनेस अलाउंस के लिए इसको डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम। और पे टू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको दिया जाता है। एंड वर्कर्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, कंपाइल्ड और मेंटेन बाय लेबर ब्यूरो इसको प्रिपेयर करता है। ये एक अटैच्ड ऑफिस है ऑफ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, बेस ईयर क्या है, 2016 है। सेकेंड वी हैव CPI अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़। बेसिकली वी आर डन अवे विथ, बट देख लेते हैं। इंडेक्स डिपिक्स द चेंजेस इन द लेवल ऑफ एवरेज रिटेल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम बाय द अर्बन सेगमेंट, जो कंज्यूम करता है प्राइसेस गुड्स एंड सर्विसेज का, उसकी चीज़ों में हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ एवरेज रिटेल प्राइसेस। ओके, इट इज़ यूज फॉर डिटरमाइनिंग डियर अलाउंसेज ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया। फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं उन सबके डियरनेस अलाउंस को इसके थ्रू इसको यूज़ करके हम डिटरमाइन करते हैं। तो दैट इज़ एयरलाइंस, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एम्बेसीज एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। बेस ईयर क्या है, 1984 to 85 है। डिसकंटिन्यू कर दिया गया है सिंस जनवरी 2011 से बिकॉज ऑफ आउटडेटेड बेस ईयर, बिकॉज इसका बेस ईयर आउटडेटेड है। एंड ऑल्सो CPI अर्बन इज ब्रॉट आउट। ओके, ठीक है। CPI एग्रीकल्चरल लेबर की अगर मैं बात करूँ, ये थर्ड है। इंडेक्स यूज फॉर रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स इन डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, जो मिनिमम वेजेस होते हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए, इसको रिवाइज करने के लिए ये होता है। एंड कंपाइल्ड बाय लेबर ब्यूरो, उसको प्रिपेयर करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। बेस ईयर क्या, 1986 to 87। ओके, ये क्या होता है, ये होता है बेसिकली डिटरमाइन करने के लिए मिनिमम वेजेस फॉर द गवर्नमेंट रूरल जॉब प्रोग्राम अंडर महात्मा गांधी मनरेगा के अंदर। और दो करंटली CPIAL एग्रीकल्चर इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग मनरेगा जो है ये वेजेस के लिए होता है। कंपाइल कौन करता है, लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ईयर कौन सा होता है, 1983। रिसेंट चेंजेस क्या हुआ है अभी CPI में, तो अभी क्या हुआ है कि 2011 में CSO जो है, जिसको अब NSO बोलते हैं, ठीक है, उसने ब्रॉट आउट रिवाइज CPI। तो वो लेकर आया रिवाइज CPI, जिसमें CPI अर्बन रूरल कंबाइंड है। 3 चीज़ें हैं। ठीक है, रिसेंट अभी ये ऐसे है, अभी ये 4 चीज़ें रहती थी, अभी CPI अर्बन रूरल और कंबाइंड हो चुके हैं। बेस ईयर इनका 2012 है। एंड द वेट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड रिवाइज CPI रूरल, CPI अर्बन एंड CPI कंबाइंड इज डिपिक्टेड बिलो। ओके, तो ये देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। तो ये वेट है इन सबका। You can see food and beverages, pen, tobacco, intoxicants, clothing, footwear, housing, fuel and light, miscellaneous. ठीक है, all group weight, all India group weights revised series. So combined आप देख लो, ये अर्बन, ये रूरल, ये ओके। एंड CPI का CPI कंबाइंड जो होता है उसको लिया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, दे आर यूज एज अ सोल इन्फ्लेशन मेजर फॉर द पर्पज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। CPI बास्केट इज ब्रॉडर देन WPI बास्केट, उससे ज़्यादा ब्रॉड होती है। अब देख लेते हैं यहाँ पर इन्फ्लेशन मेजरमेंट बेस्ड ऑन पीरियड के बेसिस पे कौन कौन सा होता है। एनुअल एवरेज इन्फ्लेशन रेट एंड पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन रेट। इसमें क्या होता है, एवरेज ऑफ इन्फ्लेशन रेट इन द लास्ट 52 वीक्स इसमें लिया जाता है। ठीक है, एनुअली है ये। एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं रिफ्लेक्ट द चेंज इन इन्फ्लेशन रेट बिटवीन अ पर्टिकुलर वीक, इसको वीकली लिया जाता है, ऑफ द लास्ट ईयर, पर्टिकुलर वीक ऑफ द लास्ट ईयर एंड सेम वीक ऑफ द करंट ईयर। मतलब ये भी लाइक वीक बेसिस पे लिया जाता है, बट ये 1 साल का डिफरेंस इसमें भी होता है। ठीक है, 52 वीक्स पे, लास्ट 52 वीक्स का लिया जाता है एवरेज इसमें। ओके, GDP डिफ्लेटर क्या होता है, रेशियो होता है बिटवीन GDP जो करंट प्राइसेस पे है और GDP जो कांस्टेंट प्राइसेस पे है उस पर। तो लाइक 2012 जो भी बेस ईयर लिया जाएगा उसे करंट प्राइसेस पे अगर ये थोड़ा मेजर कर रहे हैं तो उसे होता है। तो कांस्टेंट प्राइसेस मतलब यू कैन से। ठीक है, अ बेटर मेजर ऑफ प्राइस बिहेवियर एज इट कवर्स ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो ये काफ़ी अच्छा कहा जाता है कि प्राइस बिहेवियर के लिए बेटर मेजर है, अच्छा मेजरमेंट है, बिकॉज ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं कंट्री में उनको कवर करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ, PPI जो प्रपोज इंडेक्स होता है, इट मेजर्स द इंक्रीज इन प्राइस कॉस्ट टिल द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के
तक, लास्ट स्टेज प्रोडक्शन के तक कितना मतलब इंक्रीज हुआ है प्राइस में और कॉस्ट में, वो सारी चीज़ें ये मेजर करता है. इट इज़ नॉट इंक्लूड द कॉस्ट इनकर्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज. तो लास्ट स्टेज तक, प्रोडक्शन के लास्ट स्टेज तक ये मेजर करता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेज पर ये मेजर नहीं करता. ठीक है, तो पीपीआई यही होता है. एग्जाम्पल हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड प्रॉफिट मार्जिन एक्सेट्रा. So we have some important associated terms with it. Disinflation, it refers to a reduction in the rate of inflation. ठीक है, तो इन्फ्लेशन के रेट में रिडक्शन से बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन. प्राइस लेवल डिक्रीज होता है विदाउट अ डिक्रीज इन द नेशनल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, इट इज़ जनरली डिजायरेबल, तो ये अच्छी चीज़ है इकोनॉमी के लिए. एंड इट रिफर्स टू अ परसिस्टेंट फॉल इन द प्राइस. डिफ्लेशन क्या होता है, परसिस्टेंट फॉल हो रहा है प्राइस लेवल पे, मतलब परसिस्टेंटली, मतलब कंटिन्यूसली हो रहा है. एंड इट इज़ अ सिचुएशन इन विच प्राइस लेवल रिड्यूसेस अलॉन्ग विथ फॉल इन आउटपुट. तो मतलब यहाँ पर क्या है, प्राइस लेवल रिड्यूस हो रहा था लेकिन नेशनल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन सब में कोई इफेक्ट नहीं था, तो ये अच्छी चीज़ थी. लेकिन यहाँ पर क्या है, प्राइस लेवल तो रिड्यूस हो रहा है, साथ में आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें भी रिड्यूस हो रही हैं, तो इट लीड्स टू अ रिसेशन. तो इसी को रिसेशन बोलते हैं, मतलब इकॉनमी अप जाती है फिर नीचे आने लगती है, जब डाउन होने लगती है उसे रिसेशन वाली प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है, रिफ्लेशन क्या होता है, व्हेन द इकोनॉमी ओवरकम रिसेशन डिप्रेशन. तो रिसेशन डिप्रेशन के बाद रिफ्लेशन आता है. इसमें क्या होता है कि सिचुएशन होता है इन विच प्राइस लेवल इंक्रीजेस अलॉन्ग विद एन इंक्रीज इन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा ड्यूरिंग द फेज ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी. तो ये रिकवरी वाला फेज होता है जिसमें मतलब इन्फ्लेशन एक बार डाउन, रिसेशन वाला होने के बाद उसके बाद फिर इकोनॉमी हमारी अब अपवर्ड जाती है. ठीक है, तो इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, यहाँ पर रिकवरी होती है. ओके, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, रिफर्स टू अ सिचुएशन इन विच एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी. ठीक है, तो जितनी डिमांड है वो ज़्यादा है जितनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है हमारी इकोनॉमी की. एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. ठीक है, इट लीड्स टू इन्फ्लेशन, इसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है. डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, इट लीड्स टू डिफ्लेशन एंड रिसेशन, इसकी वजह से डिफ्लेशन और रिसेशन होता है. ठीक है, आपने देखा था यहाँ पर डिफ्लेशन और रिसेशन क्या चीज़ें होती हैं वो आपने देखा. अब रिसेशन क्या होता है देख लेते हैं एक बार. तो इट इज़ अ सिचुएशन विच इज़ कैरेक्टराइज बाय नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इन 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स. मतलब आप समझ रहे हो, 6-6 महीने या 3-3 महीने का जो क्वार्टर होता है, जो भी क्वार्टर उन्होंने डिसाइड किया है, तो उसमें 2 सक्सेसिव टर्म्स में अगर रिसेशन हो रहा है, अगर जो है नेगेटिव ग्रोथ रेट है, तो उसको बोलते हैं रिसेशन. ठीक है, अब डिप्रेशन क्या होता है, इट इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रिसेशन. ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म होता है, मतलब बैड सिचुएशन है ये, बैड फॉर इकोनॉमी. एंड कैरेक्टराइजेज सिचुएशन इन विच द रिसेशन में हैव गॉन ऑन फॉर टू लॉन्ग रिजल्टिंग इन डिप्रेशन. तो मतलब काफ़ी टाइम तक अगर रिसेशन चल रहा है तो उसे डिप्रेशन बोलते हैं. रिजल्टिंग इन डिप्रेशन इन द इकोनॉमी. अ कॉमन रूल ऑफ थंब फॉर रिसेशन इन 2 क्वार्टर्स ऑफ अ नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ एंड द करस्पॉन्डिंग रूल ऑफ थंब फॉर डिप्रेशन इज अ 10% डिक्लाइन इन द जीडीपी. 10% अगर जीडीपी में डिक्लाइन हो रहा है तो उसे डिप्रेशन बोला जाएगा. ठीक है, अब इन्फ्लेशन स्पाइरल क्या होता है इसे देख. तो इन्फ्लेशन स्पाइरल क्या होता है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन इकोनॉमी विच रिजल्ट्स आउट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ वेज एंड प्राइस इंट्रैक्शन. व्हेन वेजेस प्रेशर प्राइसेस अप एंड प्राइसेस पुल्स वेजेस अप इज नोन एज इन्फ्लेशनरी स्पाइरल. इसका मतलब क्या है कि आपका इन्फ्लेशन जो है वो हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड देन डिक्रीज हो रहा है, फिर अगेन स्पाइरल की तरह वो जो है ऐसे ऐसे आपका मूव कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं वेज प्राइस स्पाइरल. ठीक है, तो अप हो रहा है फिर डाउन हो रहा है. तो when wages press prices up and prices pulls wages up. Okay, overheating of economy की अगर मैं बात करूँ तो it is a situation during the boom in which further increase in aggregate demand fails to increase real output, employment etc resulting in inflation. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन ड्यूरिंग द बूम इन विच फर्दर इंक्रीज, जहाँ पर और इंक्रीज जब होगा एग्रीगेट डिमांड में, तो फेल्स टू इंक्रीज रियल आउटपुट, तो आपको रियल आउटपुट नहीं मिलेगा, ना ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. उसी को बोलते हैं ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी रिजल्टिंग इन इन्फ्लेशन. सप्रेस्ड रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या होता है, ऐसे सिचुएशन जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई. मीन्स आपका क्या है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है रादर देन सप्लाई. ओके, देन सप्लाई यू कैन से, बट गवर्नमेंट प्रिवेंट्स प्राइजेस लेवल फ्रॉम राइजिंग थ्रू. तो लेकिन प्राइस लेवल को राइज करने से गवर्नमेंट प्रिवेंट करती है थ्रू डायरेक्ट प्राइस कंट्रोल. वो डायरेक्टली कुछ मेजर्स लेती है जिसके थ्रू प्राइस कंट्रोल किया जाता है, लाइक प्राइस रेगुलेशन या फिर सीलिंग प्राइसेस वो लगा देती हैं, ये सारी चीज़ें. ओपन इन्फ्लेशन क्या होता है, ऐसे सिचुएशन जहाँ पर प्राइस लेवल इंक्रीज होता है विदाउट एनी प्राइस सप्रेसिव मेजर्स बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, तो मतलब इंक्रीज हो रहा है प्राइस लेवल जहाँ पर कोई भी ऐसा प्राइस सप्रेसिव मेजर्स नहीं है गवर्नमेंट के थ्रू, तो ओपन इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ने दो. ठीक है, तो कोई ऐसा सप्रेसिव मेजर्स नहीं है वहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू. इट रिफर्स टू अ परसिस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस लेवल. ओके, मिजरी इंडेक्स क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. ठीक है, इट इज़ अ समेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट
एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। तो जितना इन्फ्लेशन रेट है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उनका समीशन उसको बोलते हैं। अब स्टैगफ्लेशन क्या होता है, वी हैव ओके 4 to 5 terms more. So stagflation क्या होता है, इट इज़ अ सिचुएशन इन विच हाई इन्फ्लेशन इज एक्कम्पनीड बाय रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब इन्फ्लेशन तो है ही अच्छा खासा, हाई इन्फ्लेशन है, साथ में रिसेशन भी हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रही है, तो ये बहुत बैड सिचुएशन होती है फॉर द इकोनॉमी। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन्फ्लेशन विद रिसेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ कॉज ड्यू टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ओके। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, it is based on the prices of only those commodities whose prices are non-volatile. It does not takes into account prices of food and fuel times, ठीक है। तो फूड एंड फ्यूल का हटा देते हैं तो उसी को कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स हैं, तो इनकी प्राइसेस हमेशा अप डाउन होती रहती हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली। सो दैट्स वाई इनको हटा के जो भी इन्फ्लेशन निकाला जाता है उसे बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। सो नॉन वॉलेटाइल होती है उनकी प्राइसेस। सो इट इज़ यूज टू शो द ट्रेंड ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड है उसको शो करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्राइसेस ऑफ ऑल ग्रुप्स टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़, ठीक है। एग्रीफ्लेशन क्या होता है, फूड इन्फ्लेशन में जब होता है उसी को बोलते हैं, फूड में अगर इन्फ्लेशन हो रहा है उसे बोलते हैं एग्रीफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, इट इज कॉज ड्यू टू अनइवन इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ फ्यू आइटम्स, ठीक है। तो अनइवन इंक्रीज हो रहा है, यू कैन से इन द प्राइस लेवल ऑफ कुछ ही आइटम्स में हो रहा है, सब में नहीं हो रहा है, उसे बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। एंजल्स लॉ क्या होता है, परसेंटेज ऑफ इनकम एलोकेटेड फॉर फूड परचेज डिक्रीजेज एज इनकम राइजेस। तो सपोज दैट ह्यूमंस यू कैन से पीपल्स की इनकम जो है वो इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है, उसके साथ उनका क्या हो रहा है, फूड परचेजेस पे जो उनका एक्सपेंडिचर था वो रिड्यूस हो रहा है, उसे बोलते हैं एंजल्स लॉ, ठीक है। So the percentage of income allocated for food purchases decreases as income increases. Base effect क्या होता है, it refers to distortion in the growth rate of variable due to its extreme value during the corresponding period of the previous year. It's okay. So यही होता है ना कि प्रीवियस ईयर से आपका जो है थोड़ा सा यहाँ कंपैरिजन करके डिस्टॉर्शन जो हो रहा है ग्रोथ रेट में, वो सारी चीज़ों को कंपैरिजन करके यहाँ पर निकल आता है बेस इफेक्ट, तो वही होता है ये, ठीक है। सो दिस इज इट, वी हैव कंप्लीटेड द PDF. सो इन्फ्लेशन खत्म हो गया है, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एज मच एज पॉसिबल एंड ओके बाय बाय, विल मीट अगैन इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।